खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन ये खास इसीलिए है क्योंकि इस बुलेटिन में देश के अलग अलग जगह से, अलग अलग कोने से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है, राज्य के मौजूदा हालात कैसे हैं, कोरोना वायरस को लेकर क्या ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक लिहाज से भी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है राज्य की, वो भी आपको बताते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर्स। आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के पास ही। 4 रिपोर्टर्स अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये रिपोर्टर्स मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यूपी से पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। बिहार से रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष जुड़े हैं। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता राजस्थान से जुड़े हैं, तो वहीं मनमोहन निताम छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम यूपी की करें तो गोंडा में बेरोजगार असली अनामिका शुक्ला को नौकरी मिल गई है और साथ ही उन्हें 3 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अराजकता और अव्यवस्था के गंभीर संकट से गुजर रहा है। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं हम स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश की, कोरोना के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। इन सब पर बातचीत के लिए पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? देखिए, जहाँ तक अनामिका शुक्ला की नौकरी की बात है तो अभी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली है। हाँ, एक प्राइवेट इंटर कॉलेज में उनको नौकरी मिली है जो 8वीं तक होते हैं और 8वीं से ऊपर जो एडेड है उस स्कूल में वहाँ के प्रबंधक ने, चूँकि उनका अधिकार होता है, वहाँ उनको दी गई है और ये कहा गया है कि उनको उसके समकक्ष वेतन दिया जाएगा जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती है। और बेसिक शिक्षा विभाग को, साथ ही शिक्षा विभाग को इस बारे में स्कूल के प्रबंधक के द्वारा सूचना भी दे दी गई है। लेकिन अभी उनको प्राइवेट के तौर पे, एक अध्यापक के तौर पे प्राइवेट स्कूल में नौकरी दी गई है, लेकिन सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अभी उनको नौकरी को लेकर के कोई पहल नहीं की गई है। जो की गई है वो तरफगंज का एक कॉलेज है, वहाँ के प्रबंधक ने उनको रखा है और ये कहा है कि उसके समकक्ष जो बीटीसी या जो प्राइमरी स्कूलों के आधार पे जो वेतन पे रखे जाते हैं उतना वेतन उनको दिया जाएगा जब तक उनको नौकरी सरकारी नहीं मिल जा रही है। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि अभी बेसिक शिक्षा विभाग या सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अनामिका शुक्ला को लेकर के सियासत हो रही थी, उस सियासत के अध्याय को खत्म करने के लिए नौकरी दे करके, चूँकि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल लगातार सुर्खियों में, कई सारे संगठनों ने आवाज़ उठाई कि वो बेरोजगार है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया कि उसके मान सम्मान के साथ ठेस पहुँचाया गया है। जिस लड़की को नौकरी नहीं मिली हो, जो बहुत सीधी सादी हो, उसके नाम को लेकर के 25 जगह फर्जी अध्यापिका दिखाई गई, उसको लेकर के चर्चा तेज थी। अब थोड़ी उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ के प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों से शायद मिल करके नौकरी दिलवाई है प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन अभी सरकारी सर्विस नहीं मिली है। सरकारी स्कूल या ऐसे संस्थान जो वित्तीय जिनको सहायता मिलती है, वहाँ ऐसी स्थिति, इस तरीके की नौकरी नहीं मिल रही। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब तक के सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या आई है। 542 के आसपास एक कोरोना पॉजिटिव की कल 24 घंटे की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो कार्यालय है उसको अगले आदेशों तक सील कर दिया गया है, सैनिटाइज किया जा रहा है। वहाँ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 24 हो गई है। वहाँ संक्रमण कैसे फैला इसकी जांच हो रही है। हालांकि जांच में प्रारंभिक तौर पर बातें सामने आई है कि एक लोहिया की कर्मचारी कोरोना संक्रमित था और उसकी पत्नी वहाँ सर्विस कर रही थी। वो पति संक्रमित होने के बावजूद पत्नी जाती रही, जिसको लेकर के किसी को सूचना नहीं दी गई और उसके जरिए वहां संक्रमण फैला। फिलहाल एहतियात के तौर पे कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। कल लखनऊ में 31 केस सामने आए हैं और कुल मिलाकर के 542, जबकि कई ऐसी केस हैं जिसको लेकर के सस्पेक्ट है। कई जिलों से अभी जो रिपोर्ट है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन कोरोना का जो ग्राफ प्रतिदिन है वो बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर के बाद अपने 5 कालिदास आवास पे टीम 11
टीम के जो कमेटियों के अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक करने जा रहे हैं। श्रमिकों को 1000 रुपये देने पर निर्णय होगा, उनके खाते में डाला जाएगा। ये तीसरी बार है जब श्रमिकों के खाते में 1000 रुपये सरकार देगी। कल ही जो श्रमिक के बच्चे थे उनको भी सरकार ने आर्थिक मदद दी है, जो एक तरीके से निराश्रित थे या जिनके परिवार या उस तरीके से आर्थिक स्थिति नहीं थी, जो पढ़ने के लिए जिनको आर्थिक सहायता की जरूरत थी। मुख्यमंत्री ने कल 5:30 बजे उन बच्चों से बातचीत भी किया और ये भी कहा कि आप आगे पढ़िए, सरकार हर संभव कदम उठाएगी। इन सब चीज़ों को लेकर के आज फिर से मुख्यमंत्री 24 घंटे की हालात और उसके बाद की हालात की चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सरकार पे हमला बोलते हुए कहा है कि इस समय देश की वित्तीय हालत खराब है। आजमगढ़ की घटना को लेकर के मायावती ने भी सरकार पे टिप्पणी की है, बयान दिया सरकार पे हमला बोलते हुए कहा है कि इस सरकार में दलितों पे अत्याचार हो रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजमगढ़ की घटना को मुख्यमंत्री ने हालांकि संज्ञान लेकर के दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि दलित बस्तियों में लड़कियों से छेड़छाड़ी की जा रही थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों पर तत्काल जेल भेजने और रासुका लगाने की बात कल ही कही थी और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। तो ये महत्वपूर्ण खबरें उत्तर प्रदेश की हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि राज्य की जो स्थिति है वहाँ बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इन सब के बीच में देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से वहाँ की सरकारें टैकल करती है इस मुश्किल घड़ी से। बात अगर हम राजस्थान की करें तो राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों की होटल JW मैरियट में बाड़ाबंदी हुई है। अब आज विधायकों से प्रभारी और अन्य कांग्रेस नेता एक एक कर बातचीत करेंगे। तो वहीं विधायक हॉर्स ट्रेडिंग की जांच SOG को सौंपी गई है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि तथ्य पेश करे सरकार, नहीं तो कानून रास्ते भी खुले हैं। वहीं कोरोना के आंकड़े 12,000 के पार हो गए हैं राजस्थान में। बहुत ही चिंताजनक हालात इस वक्त राजस्थान के भी बने हुए हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हैं। अरविंद, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इन खबरों को लेकर मिल पा रही है? कोरोना के लिहाज से अगर हम बात करें तो 12,000 के पार अब मरीजों की संख्या सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की बाड़ाबंदी की। तो कांग्रेस की ओर से जो JW मैरियट में बाड़ाबंदी की गई है, आज उसका दूसरा दिन है और कल सभी जो विधायक थे उनको शिवविलास से JW मैरियट में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि शिवविलास की जो फैसिलिटीज थी वो विधायकों को ठीक नहीं लगी। ऐसी स्थिति में JW मैरियट में सभी को जो है शिफ्ट किया गया। और अभी के जो ताजा हालात वहां के हैं कि सभी जो विधायक है वो मॉर्निंग वॉक में और योग और व्यायाम करने के लिए वहां पर जो JW मैरियट का जो गार्डन है उसके अंदर सभी ग्रुप्स के अंदर बैठे हैं और वहां पर कुछ लोग जो विधायक हैं वो वहां पर चाय नाश्ता भी वहां पर कर रहे हैं। इस तरह के हालात वहां पर देखे जा रहे हैं। साथ ही यदि कल की बात करें तो कल शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सबसे पहले भाषण हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संगठन महामंत्री और राज्यसभा चुनाव के जो प्रत्याशी KC वेणुगोपाल उनको कहा कि वेणुगोपाल जी आप निश्चिंत रहिए और आप 19 तारीख को आना और 19 तारीख को हमारे जो सभी विधायक हैं वो एकजुट होकर मतदान करेंगे और मेरे जो सभी विधायक हैं वो मंत्री के बराबर हैं। उन्होंने सभी विधायकों के सामने ये चीज कही और इसके कहने का मेन जो मकसद था वो ये था कि सभी विधायक एकजुट है। देखिए BTP और माकपा इनके विधायक, BTP के विधायक साथ आ चुके हैं, माकपा के जो विधायक है वो संपर्क में है। तो ऐसी स्थिति में अब जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस चीज पे वो भी आश्वस्त हैं कि दोनों सीट हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में केवल एक ही जो सीट है राजेंद्र गहलोत की वो यहाँ पर जाएगी। तो इस तरह से अब जो JW मैरियट में आज दोपहर बाद में अविनाश पांडे है वो एक एक विधायक का मन टटोलेंगे, एक एक विधायक से बातचीत यहाँ पर हो सकती है उनकी और विधायकों से जाकर के और वे एक एक विधायक से बातचीत करेंगे किस तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए उनकी क्या बातचीत है, क्या उनका विचार है राज्यसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि देखिए राज्यसभा चुनाव की औपचारिक यदि बात की जाए तो दोनों सीटें जो हैं वो 102 वोट हैं वो कांग्रेस के खाते में आसानी से हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से कोई नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह से गुजरात और मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में जो कुछ हुआ उसके बाद में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चिंतित है और ऐसी स्थिति में जो सभी विधायकों को लेकर के यहाँ पर बैठा गया है। दूसरी बात, जिस तरह की बाड़ाबंदियां पहले होती नजर आई है, गुजरात के विधायक जब जयपुर आए, MP के विधायक जब जयपुर आए तो उनकी जो बाड़ाबंदी हुई उससे कुछ अलग नजारा यहाँ पर है। कुछ जो विधायक थे वो लगातार जो बैठक होती है उसके बाद में वापस से अपने ग्रुप जाते हैं, उसके बाद सुबह वापस आते हैं।
जी अरविंद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं राजस्थान में विधायकों को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि पार्टी इतनी कोशिश कर रही है कि विधायक उनके पास ही रहे। और साथ ही लगातार बीजेपी का ये कहना है कि कोई खरीद फरोख्त का मामला नहीं है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो सरासर झूठ है। आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां कैबिनेट में कई फैसले लिए गए हैं। जुलाई में स्कूल कॉलेजों के एडमिशन्स होंगे, तो वहीं 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय की दूसरी किश्त जारी होगी। अजीत जोगी के निधन के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बिखराव के हालात हैं। मरवाही विधानसभा पर राजनीति शुरू हो गई है। कोरोना के भी छत्तीसगढ़ में 31 नए मामले सामने आने के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई, यानी 1500 तक पहुंच गई है छत्तीसगढ़ में। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मनमोहन निताम हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मनमोहन, क्या कुछ अपडेट इन खबरों को लेकर आपके पास है और कोरोना को लेकर क्या ताजा जानकारी मिल रही है? देखिए अंशिका, सबसे पहले तो बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के मामले में छत्तीसगढ़ में एक राहत भरी खबर है। यहाँ पर आंकड़े में कुछ गिरावट आई है और कुछ राहत भरी खबर बता दें इसको, क्योंकि जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा था उसके बाद कल जो नए मामले देखे गए उसमें गिरावट आई है। 31 मामले देखे गए हैं, जिसमें से कोरबा सबसे ज्यादा 15 और रायपुर में 9, दुर्ग में 3 और बलौदाबाजार में 2 और राजनांदगांव और धमतरी में 1-1 मामले देखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोरोना की खबर को लेकर ये सबसे बड़ी राहत भरी खबर माना जाए आज के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे थे तो कल आंकड़े में कमी आई है। दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना के संकट के बीच सीएम भूपेश बघेल ने अपने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक कर लिए हैं और कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में बता दूं कि जो वर्तमान में प्रदेश में जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए वर्तमान में जो कॉलेज एवं स्कूल खोलने पर निर्णय लिया गया है। जुलाई में कॉलेज और स्कूल तो खुलेंगे, लेकिन सिर्फ एडमिशन होंगे और संचालित नहीं होगी स्कूल। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है भूपेश कैबिनेट बैठक में। तो यहाँ पर जुलाई माह में स्कूल में एडमिशन का प्रक्रिया ही शुरू होगा और यहाँ पर जो कक्षाएं हैं वो संचालित नहीं होगी। तीसरी बात बता दूं कि जिस तरीके से किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत भरी खबर यह है कि किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जो दूसरी किस्त है वो 20 अगस्त को मिलेगी। तो सबसे राहत भरी खबर किसानों के लिए है। जिस तरीके से पहली किस्त जारी हुई थी किसानों के बोनस के मांग को लेकर, और अब जो 20 अगस्त को दूसरी किस्त जारी होगी, तो किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि वर्तमान में कोरोना के हालात में जिस तरीके से आर्थिक संकट से किसान भी जूझ रहे हैं, तो उन्हें अब राहत भरी खबर है। और तीसरी बात बता दूं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अजीत जोगी, उनके निधन के बाद मरवाही विधानसभा की सीट खाली पड़ गई है। तो इस तरीके से वो कांग्रेस से अलग हुए थे अजीत जोगी और उन्होंने एक नए पार्टी का गठन किया था, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस। तो अब छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में बिखराव की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि उनके निधन के बाद उनके जो पार्टी के कई नेता हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो इसे देखते हुए पार्टी के लिए उनके पुत्र अमित जोगी के चिंता का विषय है ही, क्योंकि जब उनके पिता स्वर्गीय अजीत जोगी ने इस पार्टी का गठन किया था तो उन्होंने पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण काम किए थे और पार्टी का जनाधार बढ़ाया था। लेकिन अब जिस तरीके से उनके निधन के बाद पार्टी में बिखराव की स्थिति देखी जा रही है, एवं जो उनके पुत्र हैं वो किस तरीके से पार्टी का बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप पहुंचा रहे हैं मनमोहन दर्शकों तक। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं अलग अलग जगह से। अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से और श्रीकांत प्रत्युष के पास, लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे श्रीकांत, क्या कुछ बड़ी खबरें बिहार की है और किस पर नजर रहेगी? चुनाव के मद्देनजर पोस्टर वॉर तो शुरू हो ही गया है, लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं अलग अलग पार्टीज के। फिलहाल क्या ताजा जानकारी इन सबको लेकर और कोरोना को लेकर क्या ताजा अपडेट? देखिए, कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। 6000 के पार चला गया है आंकड़ा। और राहत वाली खबर यह है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है। 55% लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। तो कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच सब कुछ शुरू हो गया है, काम धाम शुरू हो गया है और अब कहीं पर भी लॉकडाउन नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संकेत दे चुके हैं कि जिन जिलों में ज़्यादा स्थिति खराब होगी वहाँ पर फिर से लॉकडाउन लग सकता है। अब बात करते हैं राजनीति की, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है ठीक 4 महीने बाद। तो बिहार की राजनीति बहुत गर्मा गई है और अभी तक लड़ाई बिहार में 2 ही
खास खेमे में है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। दोनों ही गठबंधनों में रार मचा हुआ है। चिराग पासवान 119 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने 119 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है। दरअसल कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो बराबर सीटों को पर चुनाव लड़ने को लेकर खींचतान चल रही है, उसकी वजह से चिराग पासवान के खाते में कम सीटें आ सकती हैं और चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं है। तो दबाव बनाने की रणनीति के तहत उन्होंने 119 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार सरकार की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं और खबर ये भी आ रही है कि महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू तीनों दलों के विधायक बड़ी संख्या में पाला बदल सकते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू का आरजेडी से अलायंस था, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। तो बहुत ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के और आरजेडी के जिन्होंने जीत हासिल की जेडीयू से तालमेल होने की वजह से, और बहुत ऐसे जेडीयू के विधायक भी हैं जिनको जीत मिली आरजेडी से तालमेल होने के कारण। तो वैसे विधायक जो उस पुराने गठबंधन की वजह से चुनाव जीते हैं, उनके बीच खलबली मची है और अपने भविष्य को लेकर वो चिंतित हैं और वो भागदौड़ मचा रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में 15-20 दिनों में बड़े पैमाने पर दल बदल होगा। और तेजस्वी यादव लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे को लेकर, मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चे मरे हैं उसको लेकर आज भी उन्होंने ट्वीट किया है और सरकार को निकम्मी सरकार कह दिया है। वहीं जो सत्ताधारी दल है तेजस्वी यादव की घेराबंदी में भी जुटा हुआ है और उसका आरोप है कि जब जब बिहार में आपदा आती है तेजस्वी यादव बिहार के बाहर भाग जाते हैं और आपदा जब खत्म हो जाती है तो बिहार में राजनीति करने चले आते हैं। तेजस्वी यादव लॉकडाउन के दौरान 1.5 महीने तक दिल्ली में थे। दिल्ली में ही प्रवासी मजदूर संकट में फंसे हुए थे, लेकिन एक बार भी उनके बीच नहीं गए। इससे उनकी पार्टी भी चिंतित है। शिवानंद तिवारी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि पार्टी से गलती हुई है, तेजस्वी से भूल हुई है और इस भूल को सुधारना पड़ेगा। तो अब देखना यह है कि महागठबंधन कितना इंटैक्ट रह पाता है। खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि महागठबंधन के जितने घटक दल हैं आरजेडी को छोड़कर सबको कांग्रेस में विलय करा दिया जाए या फिर कांग्रेस के सिंबल पर सबको चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति यह है कि सभी छोटे दलों को साथ लेकर तेजस्वी यादव पर बराबर सीटों पर लड़ने के लिए दबाव बनाया जाए। तो कांग्रेस की रणनीति है कि 115-20 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और दूसरे घटक दल लड़े और उतनी ही सीटों पर आरजेडी लड़े। अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि अगर बराबर सीटों पर दोनों लड़ते हैं तो सरकार बनाने में अहम भूमिका कांग्रेस की हो जाएगी और तेजस्वी यादव फ्री होकर काम नहीं कर पाएंगे। तो लालू यादव ने तेजस्वी यादव की तारीफ की है और जो नेतृत्व को लेकर उनके सवाल उठा रहे थे उनको जवाब दिया है कि तेजस्वी यादव ने कम उम्र में बहुत अच्छा किया है और तेजस्वी यादव ठीक से महागठबंधन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी तो ये अहम खबरें बिहार की हैं और इस पर ताज़ा अपडेट आपको दिया है श्रीकांत प्रत्युष, रेजिडेंट एडिटर जो बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड से, उनसे बातचीत कर लेंगे। झारखंड की अगर खबर की बात करें तो झारखंड में स्कूल खोलने से पहले शिक्षकों को भी कोरोना से बचाव के लिए परीक्षा देनी होगी। अगर शिक्षकों के 80% अंक आएंगे तो ही स्कूलों को खोलने की अनुमति मिलेगी। तो वहीं ये प्रक्रिया 16 जून से शुरू होगी। राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में तकरार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जेवीएम से कांग्रेस में शामिल हुए प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। झारखंड में 24 घंटे में 50 नए केस सामने आए हैं। तो बहुत ही चिंताजनक कोरोना के मामले में झारखंड की स्थिति भी बनी हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इन खबरों को लेकर? देखिए अंशिका, 24 घंटों में कोविड-19 को लेकर जो अभी तक का अपडेट है वो ये है कि 50 नए एक्टिव केस सामने आए हैं। अब तक कुल 964 एक्टिव केस झारखंड से रजिस्टर्ड किए गए हैं। 8 की मौत हुई है। तो आप दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से कंपेयर करें तो झारखंड का आंकड़ा आपको बेहतर नजर आएगा। लेकिन प्रतिशतता की बात करें तो 3 से 4 दिन के अंदर प्रतिशतता यानी परसेंटेज बढ़ा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आज का खबर है वो ये है कि 50%
माफ कीजिएगा 80% अंकों के साथ जो टीचर्स पास होंगे उन्हीं टीचर्स के स्कूल खोलने को की अनुमति मिलेगी, उन्हीं स्कूलों को सरकार अनुमति देगी कि वो खोलें। 16 जून से प्रशिक्षण अभियान पूरे झारखंड में चलाया जाएगा और बाकायदे ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे कोविड-19 के मद्देनजर आप स्कूलों को सुरक्षित रखें, कैसे आप एक सुरक्षित वातावरण में बच्चों को पढ़ाएंगे। सैनिटाइजेशन से लेकर डिस्टेंसिंग तक के प्रशिक्षण में जो विषय हैं वो बताया जाएगा, समझाया जाएगा और ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद बाकायदे टेस्ट लिया जाएगा और इस टेस्ट में 80% से ज़्यादा अंक जिनके आएंगे उन्हीं विद्यालयों को खोलने की अनुमति होगी। तीसरी जो बड़ी खबर है राज्यसभा चुनाव को लेकर है। राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय जो चुनाव आयोग ने अपनी सूची भेजी है उस सूची पर राजनीति गर्मा गई है। बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का विधायक बताया गया है, जबकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, उनको निर्दलीय बता दिया गया है। ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा जा रहा है। एक बड़ी जो डेवलपमेंट ये है कि अब राज्य चुनाव आयोग कह रहा है कि स्पीकर क्या फैसला लेते हैं ये देखना होगा। स्पीकर कह रहे हैं कि रिटर्निंग अफसर जो विधानसभा के सचिव हैं वो अंतिम फैसला लेंगे। तो अगर ये स्थिति बरकरार रहती है तो बाबूलाल मरांडी वोट देने के पहले बीजेपी के एजेंट को बाकायदे दिखाएंगे कि उनका वोट किधर जा रहा है, जबकि बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के मामले में ऐसा नहीं होगा। उन पर यह बाध्यता नहीं होगी कि वो अपना वोट देने से पहले जेएमएम या कांग्रेस के एजेंट को दिखाएं। तो इस तरीके से राज्यसभा चुनाव के पहले सरगर्मी शुरू हो गई है। इधर बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि जो घर आवंटित किए जा रहे हैं, मकान आवंटित किए जा रहे हैं, उसमें वरीयता क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नए विधायकों को अच्छे मकान दिए जा रहे हैं, जबकि 3-3, 4-4 बार से जो चुने जा रहे हैं विधायक उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई सम्मान नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके से 19 जून को जिस दिन मतदान होना उसके पहले राज्य में एक तरीके से राजनीतिक खींचातान जो है वो शुरू हो गई है। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक ये अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।